वेलकम बैक क्लास। लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन पढ़ लिया था। अब नोट से देख लेते हैं। 2 पेज में शॉर्ट में नोट में लिख रखा है, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी? इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन में आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई करना किसी भी क्रॉप को, दैट इज नोन एज द इरिगेशन। और ये क्यों सप्लाई करते हैं? क्योंकि हमें रेनफॉल और बाकी चीज़ें जो है इनसफिशियंट होता है या फिर डिफिशिएंट टाइम पे होते हैं। अगर नेसेसिटी की बात करें तो नेसेसिटी में हमने क्या पढ़ा था? वाटर इज नॉर्मली सप्लाई टू द प्लांट्स बाय द नेचर थ्रू रेन्स। बट हमें पता है कि हर वक्त जो है एग्जैक्ट टाइम पे रेन नहीं होता या प्रॉपर अमाउंट में रेन नहीं होता। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या टॉपिक्स वाइज हम इसको कंसर्न कर सकते हैं, तो अगर बुलेट्स में देखें तो क्या होगा? पहला तो टॉपिक ये है इसकी इम्पोर्टेंस का, इरिगेशन का, कि लेस रेनफॉल यानी टोटल जो पानी बरसता है, जो बारिश से हमें पानी मिल रहा है किसी भी क्रॉप्स के लिए, वो कम है। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल, मतलब कि हर एक एरिया में एग्जैक्ट जितना अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है उतना पानी नहीं बरस रहा है, उतना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेसिपिटेशन के थ्रू नहीं मिल रहा है। या फिर इल टाइम्ड है। इल टाइम्ड कहने का मतलब है कि जिस टाइम हमने क्रॉप लगाया, जिस टाइम किसी भी एक क्रॉप को रिक्वायरमेंट थी पानी की, उस टाइम एग्जैक्टली उसको पानी नहीं मिला। उसके आगे या पीछे मिलने पे बल्कि वो फसल को खराब ही करेगा। तो और क्या रीजन है इसका? कि ग्रोइंग मेनी नंबर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग ए पीरियड। ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ, अब जो है पहले हम कुछ ही क्रॉप्स को ग्रो करते थे, लेकिन अभी हम वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो वैरायटी ऑफ ग्रो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं और वो पूरे साल जो है हम खेती करते रहते हैं। तो हमें हर वक्त जो है पानी की रिक्वायरमेंट है, और वो फुलफिल कैसे होगी? आर्टिफिशियल सप्लाई से। और ये जो आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर है, दैट इज नोन एज योर इरिगेशन। और दूसरा, और इसका एक और फायदा क्या है? कि कंट्रोल्ड वाटर सप्लाई है। हमें एग्जैक्टली कितना पानी भेजना है, हम उतना ही पानी, चाहे कैनाल के थ्रू, चाहे ट्यूबवेल के थ्रू, यानी चाहे फ्लो इरिगेशन के थ्रू, चाहे लिफ्ट इरिगेशन के थ्रू भेजेंगे। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इट इज ऑल्सो नोन एज द साइंस ऑफ सर्वाइवल। देखो, बेसिकली जो कोई भी ह्यूमन बीइंग है फूड के बिना नहीं रह सकता। तो ये जो पूरी इंजीनियरिंग है, ये फूड प्रोसेसिंग को या फूड को बढ़ाने की इंजीनियरिंग है। तो इसको आप साइंस ऑफ सर्वाइवल भी कई बुकों में कहा गया है। बात करते हैं अगर स्कोप ऑफ इरिगेशन की, तो स्कोप ऑफ इरिगेशन कैन बी डिवाइडेड एज द इंजीनियरिंग एस्पेक्ट और एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट। तो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट की बात करें तो इसमें जो भी इंजीनियरिंग टर्म्स आ रहे हैं, मतलब जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि हम जब हमने पानी को रोक रहे हैं, तो पानी को रोकने के लिए हमें डैम की आवश्यकता है। और हमें कैनाल अगर बना रहे हैं तो कैनाल में क्या क्या प्रोसीजर होंगे, कैनाल फॉल क्या चीज होती है, रिवर से कैनाल में कैसे पानी को डाइवर्ट करेंगे, यानी सारा डाइवर्जन हेडवर्क। पानी को जहाँ पे रोकेंगे उसके लिए अगर हमें वियर या बैराज बना रहे हैं, तो वो उसका क्या कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनाएंगे, कितनी लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी। ये सारी चीजें जो है हम इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में बात करेंगे। और अगर हम एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट की बात करें, देखो इरिगेशन इंजीनियरिंग बीटेक एग्रीकल्चरल वाले भी पढ़ते हैं, बीएससी एग्रीकल्चरल वाले भी पढ़ते हैं। तो वो एग्रीकल्चरल रेस्पेक्ट पढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल रेस्पेक्ट करने का मतलब कि जो हमारी रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, कब कौन सी फसल उग रही है, कैश क्रॉप्स क्या है, किस क्रॉप को कितना रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर है, ये जो सारी बातें करें कि टोटल ग्रॉस कमांड एरिया कितने हेक्टेयर में कितना पानी है। तो अगर 2 सेक्टर्स में डिवाइड करें तो जो भी पानी को किसी भी एक रिवर से लेके या किसी भी एक सोर्स से लेके अल्टीमेटली क्रॉप तक पहुंचाने के बीच में जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स जो हम बना रहे हैं, उसकी उस एस्पेक्ट की बात करेंगे तो उसे बोलेंगे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स। और अगर कौन सी फसल उगा रहे हैं, किस वक्त उगा रहे हैं, रबी की फसल क्या है, खरीफ की फसल क्या है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर, कितना सॉइल में क्या उसकी कल्टिबिलिटी क्या है, कितना वो इरिगेबल, वो मतलब कितना उपजाऊ है वो जमीन, कितनी प्लॉइंग टाइम क्या होना चाहिए, ये सब चीजें अगर हम उसमें पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा उसका एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट। तो यहाँ हमें जो सब्जेक्ट में पढ़ना है वो हमें इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स पढ़ना है। देन हमने मेरिट की बात करी थी। मेरिट को मैंने बुलेट वाइज यहाँ पे अपने नोट्स में कर रख दिया है कि अगर मेरिट की बात करें तो इंक्रीज इन द फ्रूट प्रोडक्शन। ऑब्वियसली अगर हमारा क्रॉप यील्ड जो है वो बढ़ेगा तो फ्रूट प्रोडक्शन बढ़ेगा।
देन प्रोटेक्शन फ्रॉम द फैमिन, अकाल नहीं आएगा। पहले जैसे हमारे पास कोई प्रॉपर मेथड्स नहीं थे कि पानी को कैसे रोक सकें, किसी भी सूखे के टाइम पे जो हमारा रुका हुआ पानी है कैसे उसको प्रोवाइड करें। तो कई सारे गांव, कई सारे जो है भूखमरी से मर जाते थे, अकाल पड़ जाता था। अकाल पड़ने का मतलब कि अब आपके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उससे बचते हैं हम कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वो होता है, वैसी फसलें होती हैं इनको जिनको हम, देखो एक तो फसलें होती हैं जो हम अपने खुद के खाने के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए ग्रो करते हैं। कैश क्रॉप ऐसी क्रॉप्स है जिनको हम डायरेक्टली मार्केट में बेचें और उसके बदले में हम नकदी यानी कैश प्राप्त कर सकें, तो वो सारी फसलों को कैश क्रॉप्स बोलते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स कहने का मतलब कि नाउ एग्रीकल्चरर इज ए फुल टाइम बिजनेस ऑफ ए फार्मर्स, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, देखो पहले हमारे पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर सब तभी अवेलेबल होता था जब प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होती थी, तो उसी वक्त ही हमें जितने नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट होती थी क्रॉप्स की, तो एक ही जगह पे या जो भी एरियाज थे उन्हीं जगह पे हम उसकी क्रॉपिंग करते थे। तो बहुत सारे फसलों को आस-पास करते थे जिससे कि वो फसलें आपस में म्यूटेंट्स करके कई तरह की नई फसलें या खराब हो जाती थी। तो अब क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हर वक़्त पानी अवेलेबल है अलग-अलग मेथड से। तो ये जो है हमें मिक्स्ड क्रॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इससे क्या है, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग का भी एक फ़ायदा है। एडिशन टू द वेल्थ ऑफ द कंट्री, ऑब्वियसली अगर टोटल ग्रॉस प्रोडक्ट जो है हमारा एग्रीकल्चरल से बढ़ेगा तो कोई भी देश जो है वो उसके वेल्थ में कंट्रीब्यूट करेगा, उसको अमीर बनाएगा। इसके अलावा जो भी हम पानी रोक रहे हैं उससे हम बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, तो जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इनलैंड नेविगेशन, मैंने पिछली बार बताया था कि अंतरदेशीय जलमार्ग यानी जो हमारे बड़े बड़े जो लेक्स बना दे रहे हैं, आर्टिफिशियल लेक्स, आर्टिफिशियल रिजर्वायर, या फिर बात करें आर्टिफिशियल बड़े-बड़े कैनाल्स हैं, वो नेविगेशन यानी कि जो शिप्स हैं, छोटी-छोटी फेरीज़ हैं, उनके नेविगेशन के लिए भी ये यूज़ होते हैं। इंक्रीज़ इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल, ऑब्वियसली अगर टोटल ग्रॉस प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे तो लोग भी अमीर होंगे, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएगा। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट मतलब कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे हम बिजली भी बना रहे हो, जिससे हम एग्रीकल्चर के लिए पानी भी प्रोवाइड कर रहे हो और भी उसके कई सारे पर्पस को वो कवर कर रहा हो, एक किसी पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना हो, तो कई सारे पर्पस को अगर कोई एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, दैट इज नोन एज द मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। देन द कैनाल प्लांटेशन, जहां से भी हम नहर लेकर जाएंगे उसके आसपास सॉइल मॉइस्चर जो है बढ़ जाएगा, यानी आस-पास हम जो है बहुत आसानी से प्लांटेशन कर सकते हैं, जिसको हमें कोई भी आर्टिफिशियल वाटर की सप्लाई करने की हेडेक नहीं लेनी है, क्योंकि वो उसी कैनाल के थ्रू एक्वीफर प्रॉपर्टीज के थ्रू सॉइल जो है आस-पास में नमी क्रिएट कर देगा, जिससे वो आसानी से बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। मेरिट्स हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे बड़ा डीमेरिट हमारे लिए क्या था, वाटर लॉगिंग। जो फ्लड इरिगेशन है, या तुमने देखा होगा धान के खेत होते हैं या कोई भी इस तरह के खेत है, तो जनरली हम क्या है उसमें पूरा पानी भर देते हैं। पानी भरने की वजह से क्या होगा, वाटर लॉगिंग क्रिएट हो जाएगा, और जो कि कई तरह के मच्छरों के ब्रीडिंग प्लेसेस की तरह क्रिएट हो जाएगा, और नंबर ऑफ मॉस्किटोज बहुत सारे बढ़ जाएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट डिसीज क्रिएट कर सकते हैं जो भी मॉस्किटोज से होती हैं। देन भरा हुआ पानी रहेगा तो वहां पे डैम्प क्लाइमेट क्रिएट करेगा। अब डिफॉरेस्टेशन फॉर कंस्ट्रक्शन, देखो चाहे हमें डैम बनाना हो, चाहे वियर बनाना हो, चाहे बैराज बनाना हो या कैनाल बनाना हो, तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए कई सारे पेड़ों को काटेंगे, कई सारी चीजों को करेंगे, तो ये एक डिफॉरेस्टेशन का भी एक रीजन बन जाता है, ये भी इसका एक डिमेरिट है। देन सैलिनेशन ऑफ सॉइल, देखो कंटिन्यूअसली, इसको मैं थोड़ा सा अभी एलिब्रेट कर देता हूँ, पिछले क्लास में मैंने नहीं इसको बताया था, हालांकि इस टॉपिक को आगे हमें बहुत ही विस्तार में पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि सैलिनेशन ऑफ सॉइल क्या चीज होता है। मिट्टी का क्षारीयकरण, हिंदी में उसको मृदा क्षारीयकरण बोलते हैं। किसी भी मिट्टी में अगर कंटिन्यूअसली पानी भरा हुआ हो, वाटर लॉगिंग हो, तो होता क्या है कि सॉइल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स भी हैं। तो ये जो सॉल्ट है उस पानी के साथ मिलकर घुल जाते हैं, और जब इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन के थ्रू यानी सॉइल की एक मान लो 2 मीटर या 3 मीटर की डेप्थ तक की स्ट्राटा में जितना भी
सॉल्ट अवेलेबल है, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट तुम NaCl नमक को ही मत समझना, कई तरह के सॉल्ट हैं। तो कई तरह के सॉल्ट जो है ये पानी में घुल जाएंगे, और जब इवेपोरेशन होगा, और घुलने के बाद ये क्या है, अपर क्रस्ट पे आ जाएंगे मिट्टी के। और जब इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन के थ्रू पानी पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, और वो सॉल्ट जो है उसी ऊपर की परत में रह जाएंगे। और जब ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा कि फिर से हमने पानी भरा, फिर से सॉल्ट की एक लेयर आ गई, तो एक मिट्टी की में ऊपर एक नमक की या फिर सॉल्ट की कह लो एक अर्थ क्रस्ट क्रिएट हो जाती है। और तुम्हें भी पता है कि जब सैलिनिटी बढ़ जाएगी, मिट्टी में नमक डाल दो तो मिट्टी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। कैसे बंजर हो जाएगी? क्योंकि सॉल्ट जो है अपने अंदर मॉइस्चर रिटेन करता है। अगर तुम नमक को खुला छोड़ दो तो देखोगे कि वो नम पड़ जाता है। जब ये सॉल्ट को तुम सॉइल में भी ये क्या है, मॉइस्चर क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये परमेबिलिटी ऑफ वाटर को रोक देते हैं। यानी पानी अगर ऊपर भर दो तो वो क्ले को मतलब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से क्ले मिनरलोजी इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि पानी नीचे नहीं जाता। और सॉल्ट कंटेंट जो है कंटिन्यूअसली अर्थ क्रस्ट के ऊपर आने की वजह से नीचे के जो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर है वो रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे 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 अगर इस अर्थ क्रस्ट को तोड़ा ना जाए तो ये एक मोटी लेयर बना लेगा नमक की, या वाइट वाइट पैचेस जैसी दिखती हुई, जो कि धीरे धीरे मिट्टी को रेत में कन्वर्ट कर देगा, यानी बंजर बना देगा, जिस पर कि वापस से हम कोई भी खेती नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या है, अलग अलग मेथड्स हैं इस सैलिनिटी को कम करने के लिए, जिसमें एक मेथड है लीचिंग मेथड। सबसे ज्यादा हम वो यूज करते हैं। लीचिंग मेथड कहने का मतलब कि हम उसमें फ्रेश वाटर भरते हैं। फ्रेश वाटर भरेंगे तो उसमें क्या है, वो नमक घुल जाएगा और घुल करके वो नीचे चला जाएगा, और फिर से वापस या तो उसको रिमूव कर देंगे उस वाटर को, और फिर से फ्रेश वाटर डाल के ये प्रोसेस जब तक करते रहेंगे जब तक कि हम उसमें सॉल्ट कंटेंट कम ना कर लें। सॉल्ट कंटेंट मेजर करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसको भी आगे पढ़ेंगे हम। सॉल्ट कंटेंट कैसे निकालते हैं, सोडियम रेशियो से, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो से, और ESP वगैरह कई मेथड है, उससे भी देखते हैं। तो सॉल्ट कंटेंट जो है लिमिट में हमें करना है, कम से कम करना है सॉइल में। ठीक है। वाटर लॉगिंग, और वाटर लॉगिंग की वजह से और क्या परेशानी होती है, वाटर लॉगिंग होने की वजह से भाई जो मिट्टी में नाइट्रोजन के बैक्टीरिया हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। लेकिन जब पानी भरा रहेगा ऊपर तक तो वो नाइट्रोजन के बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिससे वो नाइट्रोजन के बैक्टीरिया मर जाते हैं। और किसी भी प्लांट का फूड क्या होता है, नाइट्रोजन, जो कि उसके नाइट्रोजन के बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं। और जब वो सारे बैक्टीरिया ही मर गए तो मिट्टी में नाइट्रोजन कंटेंट कम हो जाता है, जिससे पेड़ों को खाना नहीं मिलता है और वो फाइनली सूख जाते हैं। तो वाटर लॉगिंग से ये भी परेशानी होती है कि नाइट्रोजन के जो बैक्टीरिया है वो सारे मर जाते हैं। यहाँ तक तो हमने पिछली बार ही पढ़ लिया था। अब हम आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 में कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन की बात करेंगे और मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करेंगे। पहले हम यहाँ नोट से देख लेंगे, देन हम PPT से देखेंगे। बात करें अगर टाइप्स ऑफ इरिगेशन की, तो बेसिकली इरिगेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया सकता है। पहला फ्लो इरिगेशन, दूसरा लिफ्ट इरिगेशन। बिल्कुल आसानी से नाम से समझ में आ रहा है। फ्लो इरिगेशन मतलब कि ऊपर से बहता हुआ जो पानी है हमें दिखाई दे रहा है, अगर उसका यूज ले रहे हैं हम फसलों में पानी पहुंचाने के लिए तो उसको बोलेंगे फ्लो इरिगेशन। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के पंप की या किसी चीज की मशीन्स की लगाने की जरूरत हमें नहीं है। बात करें लिफ्ट इरिगेशन की, लिफ्ट मतलब क्या है, उठाना। तो अगर ग्राउंड वाटर को नीचे से निकाल कर हम उसको यूज करें क्रॉप को, फसल को पानी देने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, लिफ्ट इरिगेशन। यानी जो हम खेतों में ट्यूबवेल लगा होता है, ट्यूबवेल क्या करता है, ग्राउंड वाटर निकालता है और खेतों में पहुंचाता है, तो ये इट इज ए काइंड ऑफ लिफ्ट इरिगेशन, ट्यूबवेल। और जो हम किसी नदियों में नहर बनाते हैं, कैनाल क्रिएट करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हो गया फ्लो इरिगेशन। अब फ्लो इरिगेशन के 2 पार्ट्स हैं, पेरेनियल इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन। देखो मेन तो है जो नदी बह रही है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ गंगा नदी का, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था गंगा नदी कहाँ, उत्तराखंड से स्टार्ट हो रही है और बंगाल तक जा रही है। तो अगर हमने पेरेनियल इरिगेशन करना है, पेरेनियल मतलब सदाबहार, 12 महीने, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने देख लिया कि भाई ये गंगा नदी है, इसकी इतनी डेप्थ है, और
मान लो 10 मीटर की डेप्थ है या 20 मीटर की डेप्थ है गंगा नदी की सपोज, तो हमने जो भी कैनाल, सब्सिडरीज कैनाल जो उसमें बना रहे हैं आगे, उसकी डेप्थ जो है उस 20 मीटर से इतनी रखेंगे कि उस कनाल को कंटिन्यूअस सप्लाई मिल सके। ऐसा भी नहीं कि अगर हमने उसको ज्यादा कर दिया नीचे, तो ये हो सकता है कि सारा का सारा पानी कैनाल की तरफ ही मुड़ जाए और वो आगे नदी की तरफ ही सूख जाए। देखो ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, यहाँ पीपीटी में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये सपोज करो तुम्हारा कि मीन सी लेवल के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। मान लो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा है उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ से मान लो तुम्हारी गंगा नदी चल रही है उत्तराखंड से होते हुए, यहाँ पे कानपुर आ गया, कानपुर से होते हुए तुम्हारा इलाहाबाद, इलाहाबाद यानी प्रयाग, प्रयाग से होते हुए तुम्हारा बनारस, बनारस से पटना होते हुए बंगाल की खाड़ी यानी वेस्ट बंगाल से यहाँ जाके ओशियन में जाके मिल जा रही है। ये दैट इज योर रूट ऑफ गंगा। तो अब मान लो इसके एक स्ट्रेच में कुछ दूरी तक, जहां तक ये नदी है उसके कुछ दूरी तक तो सॉइल में मॉइस्चर है इस नदी की वजह से, इसके आसपास के एरिया में। ठीक, यहाँ के आसपास के सभी एरिया में सॉइल मॉइस्चर है, यानी यहाँ पे अगर हम खेती करते हैं तो हमें कोई भी आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से पानी मिल जाएगा। क्योंकि नीचे ग्राउंड लेवल की बात करें तो वो सॉइल जो है वो पूरी नमी आसपास को प्रोवाइड करा देगा। लेकिन अगर हम बात करें इससे दूर के एरिया में, जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा झांसी है सपोज करो, तो अब यहाँ झांसी में जो हम खेती करेंगे, तो इसको अगर हमें आर्टिफिशियल पानी प्रोवाइड करना है तो हमें कहीं ना कहीं से इसको, इस रिवर का रूट डाइवर्ट करना पड़ेगा, एक छोटा कैनाल निकालना पड़ेगा, कोई मतलब मेन कैनाल। तो ऐसे कोई मेन कैनाल आ रही होगी और उसमें छोटी छोटी कई सारी हम ब्रांच कैनाल्स निकालेंगे। तो फाइनली जो है हम इस तरह से, हमें सबसे पहले तो हमें करना होगा सर्वे। सर्वे करके हम ये निकालेंगे कि भाई यहाँ के बेड स्लोप का मीन सी लेवल, यहाँ के बेड स्लोप का मीन सी लेवल, यहाँ के सबका मीन सी लेवल निकालेंगे। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का मीन सी लेवल यानी ग्राउंड लेवल ज्यादा है, उससे कम है नीचे, उससे कम है नीचे, उससे कम है नीचे, तभी ये अपने आप नदी इस रूट पे पानी बह रहा है। अब तुम सपोज करो कि तुमने बिना किसी सर्वे करे तुमने पानी को इधर मोड़ दिया, कैनाल बना दिया, और अगर झांसी का मीन सी लेवल कानपुर से कम हुआ, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आने वाले टाइम के बाद, 1-2 साल के बाद, ये अपने आप, ये जो तुमने कनाल बनाया है ये धीरे धीरे चौड़ा होते हुए ये तुम्हारा नदी का तुमने रास्ता ही बदल दिया, और ये झांसी से होते हुए कहीं और ही जाके अब मिलने लगा। तो होगा क्या, जब ये इधर से रूट टूट के इधर हुआ, तो यहाँ तो आगे पूरा सूखा पड़ जाएगा जो कि गंगा नदी पे डिपेंडेंट एरिया था। अब वहां पे पानी नहीं जा रहा है और ये तुमने सारा बाढ़ ला दी यहाँ पे किधर, झांसी की ओर। पूरा नदी जो है पानी भर गया, सारे लोग बाढ़ में परेशान हो गए, तो यहाँ सूखा पड़ गया और यहाँ बाढ़ आ गई। तो अगर तुम यहाँ पे प्रॉपर आरएल नहीं निकालोगे या इम्प्रॉपर तरीके से कैनाल बना दिए, तुमको पता ही नहीं कि कितनी डेप्थ में हमें कैनाल बनाना है कि सिर्फ सरप्लस पानी लें, या फिर जितना अमाउंट ऑफ एडिक्वेट पानी है उतना ही ऊपर लें, तो ये कैसे डिसाइड कर पाओगे। तो तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, तुम सपोज करो ये पानी का लेवल है, ठीक है, ये डेप्थ है। अब तुमने कैनाल, ये देखो अपोजिट साइड बना रहा है, मान लो ये कैनाल के लिए तुमने अपोजिट साइड ऐसे कनेक्टिविटी दे दी, यानी यहां से इतना पानी इसमें डाइवर्ट हो सकता है अब, और इसके नीचे का पानी सीधे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें कैसे पता होगी कि ये इसकी कैनाल की डेप्थ कितने दे, तो यहाँ पे जो ये पूरा स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोलेंगे डाइवर्जन हेडवर्क, कि कितना स्लोप देना है, कहाँ पे बनाना है, क्या क्या इसके स्ट्रक्चर्स होंगे, कैसे यहाँ बीच में एक वियर खड़ा करेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में। तो ये बात तो समझ में आ गई। अभी हम सिर्फ बेसिक्स पे चलते हैं। आ गया, हाँ ठीक है। तो पेरिनियल इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन कहने का मतलब है कि देखो,
फ्लड इरिगेशन, जब किसी नदी में जो एक नॉर्मल लेवल है, उस नॉर्मल लेवल से ज़्यादा पानी, सरप्लस पानी आ रहा है, उस सरप्लस पानी को हमने कहीं पर अलग से इकट्ठा कर लिया रिजर्वायर में, चाहे इकट्ठा कर लिया, चाहे तो डायरेक्टली डाइवर्ट कर दिया। तो जो सरप्लस पानी का यूज लेके हम इरिगेशन कर रहे हैं, किसमें? फ्लो इरिगेशन में ही, वो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम फ्लड इरिगेशन। और जब सरप्लस पानी नहीं, कंटिन्यू सप्लाई रहे, कि वो जो हमने कैनाल बनाया है वो कैनाल 12 महीना रहे, जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो इरिगेशन चैनल, वो 12 महीने में कभी भी जब हमें पानी प्रोवाइड करना है, हम हमेशा पानी प्रोवाइड कर सके, उसमें उसको बोलेंगे पेरिनियल इरिगेशन। अब देखो, इसमें 3 तरह के मेथड हो सकते हैं। पहला डायरेक्ट इरिगेशन, दूसरा स्टोरेज इरिगेशन, तीसरा कंबाइंड। डायरेक्ट कहने का मतलब कि हमने कहीं पे भी पानी को रोकने की या पानी को इकट्ठा करने की कोई क्या वो नहीं बनाई, कोई स्ट्रक्चर्स क्रिएट नहीं करा, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पानी को अलग अलग चैनल्स के थ्रू, अलग अलग रूट के थ्रू। जैसे एक समझ लो पेड़ का तना है, उसके अलग 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 तनाएं हैं, उसी तरह मान लो मेन एक नदी जा रही है, उस नदी से एक मेन कनाल आया और अलग अलग एरिया में हमने उसी वक्त जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चाहे सरप्लस पानी को, चाहे पेरेनियल पानी को। तो वो तो हो जाएगा डायरेक्ट इरिगेशन, जिसको बोलेंगे क्या? डाइवर्जन स्कीम। और अगर हम उसके लिए कोई रिजर्वायर बना रहे हैं, जैसे कोई झील बना रहे हैं, लेक बना रहे हैं बड़ा सा, जैसे इंदिरा सागर लेक है, ठीक है, या फिर कोई हम बहुत बड़ा रिजर्वायर बना रहे हैं, या फिर सपोज करो डैम बना रहे हैं, डैम इज अ स्टोरेज। तो हम अगर स्टोरेज क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? स्टोरेज इरिगेशन। और अगर ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि कुछ पानी को स्टोर कर रहे हैं और कुछ पानी को डायरेक्टली डाइवर्ट भी कर रहे हैं साथ ही के साथ, तो इसको बोलेंगे कंबाइंड, कंबाइंड टाइप ऑफ इरिगेशन। ये किसका पार्ट है? ये फ्लो इरिगेशन का ही पार्ट है, ठीक है। क्योंकि लिफ्ट इरिगेशन में हमें स्टोर करने की जरूरत क्या है? लिफ्ट इरिगेशन में तो ऑलरेडी तुम जब ट्यूब नीचे वाटर टेबल के नीचे तो ऑलरेडी वो स्टोर्ड ही फॉर्म में ही है। और जब हमें मैकेनिकली किसी मीन्स के थ्रू, यानी ट्यूबवेल के थ्रू, किसी पंप के थ्रू जब पानी निकालना ही है, तो हम किसी अलग जगह पे स्टोर करके फायदा क्या है? स्टोर से भी पानी फाइनली हम पंप के थ्रू ही खेत में भेजेंगे, और नीचे ग्राउंड वाटर से भी डायरेक्टली पंप के थ्रू ही भेजेंगे। तो लिफ्ट इरिगेशन में खास हमें स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती है। लिफ्ट इरिगेशन में स्टोरेज की जरूरत कब पड़ती है? जब हम वाटर सप्लाई, इन्वायरमेंट 1 में हमने पढ़ा होगा, पानी पीने के लिए जब भेजते हैं तो हम ओवरहेड टैंक बनाते हैं ताकि हम उसकी क्लीनिंग कर सकें, या फिर फायर के टाइम पे हमें यूज करते हैं ताकि हमें हर वक्त पंप ना चलाना पड़े। हमारी कंट्री में जो है फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन की बात करें तो लगभग 50 to 55% फ्लो इरिगेशन यूज करते हैं, और 45% जो है हम लिफ्ट इरिगेशन यूज करते हैं। दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में जो है हम यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक तुम्हारे लिए अच्छा पॉइंट है, इसको तुम समझना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन में खर्चे वाली चीज कौन सी ज्यादा है, किसमें ज्यादा पैसा लगना है, तो फ्लो इरिगेशन में वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसका ऑपरेशन चार्ज बहुत कम हो जाएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब तुमने एक बार नहर बना दी, कोई कैनाल बना दिया, एक बार कोई डैम बना दिया, तो अगले 20-30 सालों तक उसके चैनल के थ्रू ही आराम से पानी खेतों तक, अल्टीमेटली क्रॉप्स तक पहुंच रहा है, जिसमें तुम्हें ज्यादा हेडक नहीं लेनी है, बाद में कोई कंटिन्यूअसली जो है मनी इन्वॉल्विंग नहीं है। जबकि बात करें लिफ्ट इरिगेशन की, तो जब भी तुम्हें पानी की रिक्वायरमेंट है, तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या फिर अगर तुम्हें जनरेटर के थ्रू यहाँ पे बिजली नहीं पहुंची है, अगर जनरेटर के थ्रू वो बड़े ट्यूबवेल चला रहे हो तो तुम्हें डीजल लगेगा। तो लिफ्ट इरिगेशन में क्या है? रिकरिंग कॉस्ट है, कंटिन्यूअसली पैसा लगता रहेगा। अगर मैं न्यूट्रिएंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन में कौन सी फसल जो है ज्यादा हेल्थी है, कौन सा ज्यादा अच्छी फसलें हैं। देखो, ये आउट ऑफ द टॉपिक बात कर रहा हूं मैं, लेकिन तुम्हें ये बताना जरूरी है। न्यूट्रिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लो इरिगेशन का पानी अच्छा है। इसका मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। देखो, पंजाब समझ लो फ्लो इरिगेशन पे डिपेंडेंट है। पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है। वो पांचों नदियों का पानी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होके अलग अलग नहरों के थ्रू पूरे पंजाब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
तो वहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो खेती हो रही है वो फ्लो इरिगेशन के थ्रू हो रही है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो खेती हो रही है वो ट्यूबवेल पे बेसिस यानी लिफ्ट इरिगेशन पे बेसिस हो रही है। देखो दोनों ही एग्रीकल्चरल एरियाज हैं हमारे इंडिया में, पंजाब भी और हरियाणा भी। लेकिन अगर हम बात करें कि फसल कहाँ की ज़्यादा अच्छी है, कौन सी तुम्हें ज़्यादा फायदा करेगी, तो वो फ्लो इरिगेशन का। क्यों? क्योंकि फ्लो इरिगेशन में जो पानी है वो देहरादून से या उत्तराखंड से जहाँ-जहाँ कई जगहों से होता हुआ आ रहा है। और जब वो पानी कई जगहों से होता हुआ आ रहा है, पहाड़ों से निकलता हुआ, तो अपने साथ वो हर जगह के मिनरल्स भी ला रहा है पानी में। बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स से भरपूर है वो पानी। और वो पानी जब खेतों को मिल रहा है तो वही न्यूट्रिएंट्स जो है क्रॉप भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फाइनली जो ग्रेन्स हमें मिल रहे हैं उस ग्रेन्स में भी वो न्यूट्रिशन की वैल्यू रहेगी। जबकि लिफ्ट इरिगेशन की बात करें तो लिफ्ट इरिगेशन में समझ लो सिर्फ वहीं का अपना ही पानी, जो तुम उस जमीन से पानी निकाल रहे हो, उस जमीन में भी मिनरल्स हैं लेकिन लिमिटेड अमाउंट में मिनरल्स हैं। कोई बहुत वैरायटी ऑफ मिनरल्स नहीं है। तो जो उस लिफ्ट इरिगेशन में जो उस जमीन से पानी निकल रहा है, वही सिर्फ वहीं के क्रॉप्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ या एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ही उसी सेम फसल को मिल रहा है। तो यही देखो, अगर मैं इसमें बात करूँ तो तुमने देखा होगा कि चावल जो है, हो सकता है पंजाब में भी चावल की खेती होती है और हरियाणा में भी चावल की खेती होती है। लेकिन अगर कॉस्ट की बात करोगे तो पंजाब के चावल की कॉस्ट ज़्यादा होगी हरियाणा के चावल से। क्यों? क्योंकि उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ज़्यादा है। हेल्थ पर्पस से फ्लो इरिगेशन, और हमारे इंडिया में मैक्सिमम जो है, अगर तुम देखोगे तो फ्लो इरिगेशन पे ही डिपेंडेंट है हमारा नॉर्थ रीजन। तो क्योंकि हमारे नॉर्थ रीजन में एक सबसे बड़ी नदी जो है गंगा नदी अवेलेबल है। अगर साउथ की बात करो तो वहाँ कृष्णा कावेरी है। दामोदर नदी हमारे बंगाल में है, झारखंड में है। तो कई सारी नदियां हैं हमारे पास जिससे हम आसानी से, और सबसे बड़ी बात ये, हम एक प्लेन एरिया में नहीं रहते हैं। हमारा पूरे इंडिया की टोपोग्राफी ऐसी है कि ग्राउंड लेवल हर एक जगह का दूसरे जगह से ऊपर नीचे है। तो हमें फ्लो इरिगेशन का मतलब क्या, ऊपर वाली जगह से नीचे वाली जगह की ओर तो पानी अपने आप ही बह रहा है। बस उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट तने में से डिफरेंट डिफरेंट शाखाएं निकालनी है। जहां जहां भाई पानी नहीं पहुंच रहा है उन शाखाओं को उस एरिया तक आके पहुंचा देना है, पानी पहुंचा देना है। दैट इज योर फ्लो इरिगेशन। इसीलिए हम इस पूरे इरिगेशन सब्जेक्ट में भी फ्लो इरिगेशन और इससे जुड़े हुए सारे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इरिगेशन मेथड की। वन व्यू में समझेंगे इरिगेशन मेथड, ये वन पेज, और उसके बाद हम उस पीपीटी पे जंप कर जाएंगे इमेजेस के थ्रू समझने के लिए। ये इरिगेशन मेथड, ये जो पॉइंट हेडिंग है इरिगेशन मेथड का, ये एक वन पेज, इससे एक क्वेश्चन जरूर रहता है हर एक एग्जाम में। तुम देखोगे कि कौन सा किस तरह का इरिगेशन है, किस तरह के सॉइल को कहाँ पे कौन सा प्रिफर करेंगे। तो ये चीज तुम कौन सा किसका ब्रांच है ये जरूर याद रखना और ध्यान से देखना। वो टाइप्स ऑफ इरिगेशन था, ये क्या है, इरिगेशन मेथड है। तो वेरियस मेथड्स आर इंडिकेटेड बिलो। सबसे पहले जो है इरिगेशन मेथड को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला सरफेस इरिगेशन, दूसरा सब सरफेस इरिगेशन, या फिर इसी को टाइल इरिगेशन भी बोलते हैं, TILE, टाइल इरिगेशन, ठीक है। देन स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो सरफेस इरिगेशन यानी ऊपर मिट्टी के ऊपर सपोज करो ऑलमोस्ट पानी भर देना। अब उसको हम चेक्स में भर रहे हैं, या बॉर्डर बना के भर रहे हैं, या फिर सिर्फ पेड़ के जहाँ पे तना है सिर्फ वहीं वहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ऊपर से पानी मिट्टी के ऊपर भरा हुआ तुम्हें दिखाई दे रहा है, ऊपर से जो प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज योर सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन यानी कि हमने ट्रेंचेस जो है, टाइल्स यानी परफोरेटेड पाइप्स मिट्टी के अंदर बिछा दिए और पेड़ों के रूट को डायरेक्टली पानी सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज योर सब सरफेस इरिगेशन। इसमें ऑब्वियसली हमारा इवेपोरेशन का लॉस बहुत ही कम होता है, तो इसीलिए कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर जो है वो कम होता है। देन स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर तुम सभी ने देख रखा होगा। अब वो स्प्रिंकलर कई तरह के होते हैं, रोटेटिंग स्प्रिंकलर होता है, फिक्स्ड टाइप स्प्रिंकलर होता है, यानी
झरने की तरह, एक आर्टिफिशियल रेन की तरह पानी प्रोवाइड करना इज द स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो बेसिकली पहले इरिगेशन मेथड को हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक, अब बेसिकली सरफेस इरिगेशन को हम फिर से 3 भाग में डिवाइड करेंगे, फ्लडिंग, फ्यूरो मेथड और कंटूर फार्मिंग। ठीक है, फ्लडिंग मतलब प्लेन एरिया मान लो है और उसमें कंप्लीटली पानी भर दिया। अभी फिलहाल इसके भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अभी फिलहाल तो मैसेज समझ लो। फ्लडिंग मतलब, फ्लड मतलब क्या होता है, बाढ़। फ्लडिंग मतलब मिट्टी के ऊपर डायरेक्टली पूरा पानी भर देना, दैट इज योर फ्लडिंग। फ्यूरो मतलब एक बॉर्डर है फिर पानी है, एक बॉर्डर है फिर पानी है। अब इसकी फोटोज दिखाऊंगा तो मैं समझ में आ जाएगा। तो अल्टरनेटिवली बॉर्डर्स में पानी भरना इज योर फ्यूरो मेथड, मेड़ बनाना एक्चुअली। कंटूर फार्मिंग, अब देखो यहाँ कंटूर वर्ड आया है, सर्वेइंग में भी हमने कंटूर कब पढ़ा था, जब अलग अलग आरएल्स हैं और सेम आरएल्स को मिला दिया जाए तो उसको कंटूर बोलते थे। तो ऑब्वियसली कंटूर तो हिली रीजन की ही बात हो रही है। तो पहाड़ों में जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं उसी को बोलते हैं कंटूर फार्मिंग। ठीक है, इसकी भी इमेजेस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फ्लडिंग है, उस फ्लडिंग को भी सब डिवाइड किया गया है वाइल्ड फ्लडिंग में और कंट्रोल्ड फ्लडिंग में। वाइल्ड फ्लडिंग मतलब बिना किसी कंट्रोल के डायरेक्टली पूरा पानी भर देना पूरे खेत में। ठीक है, इससे ऑब्वियसली पानी ज्यादा लगेगा, इवेपोरेशन लॉस ज्यादा होगा। तो ये हो गया तुम्हारा वाइल्ड फ्लडिंग। देन दूसरा है कंट्रोल्ड फ्लडिंग। अब हमें बेसिकली कंट्रोल्ड फ्लडिंग समझना है। देखो इसमें तो ज्यादा पानी लगना है, हम इसको प्रेफर करेंगे नहीं, हालांकि ये भी एक मेथड है, लेकिन हम प्रेफर किसको करेंगे, कंट्रोल फ्लडिंग को, ताकि पानी कम से कम लगे। अब ये कंट्रोल फ्लडिंग में सब डिवाइड करते हैं, उसको करेंगे फ्री फ्लडिंग, कंटूर लैटरल फ्लडिंग, बॉर्डर स्ट्रिप, चेक बेसिन, बेसिन फ्लडिंग और जिगजैग मेथड। यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है इनके नाम से, आगे हम कुछ इसमें इमेजेस देखेंगे, उसके बाद हम पीपीटी में जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। लिफ्ट इरिगेशन की बात करें तो लिफ्ट इरिगेशन में बाई मैन या फिर एनिमल पावर, जैसे कि पहले ऐसा होता था कि या तो आदमी किसी तरह के पर्शियन व्हील्स को, स्विंगिंग बास्केट तुमने देखा होगा पुरानी मूवियों में, एक सर्कुलर सा होता है, उसमें अलग अलग बाल्टियां लगी होती हैं, और जब वो एक रोटेशन पे आता है तो फिर उसमें से पानी गिरता रहता है। तो वो उसके भी फोटोज दिखाऊंगा तो मैं समझ में आ जाएगा। तो रति मतलब जो बैल कोल्हू वाले सिस्टम थे वो रति इंडिया में होता था। तो ये कुछ दून मोटे, पर्शियन व्हील, स्विंगिंग बास्केट्स, रति, ये सब कुछ पुराने एंशियंट टाइम के, जो कि बाई मैन या बाई एनिमल पावर जो है, हम किसी तरह ग्राउंड वाटर को निकालते थे नीचे से, जब हमारे पास हमने पंप नहीं बनाया था। तो ये कुछ मेथड थे लिफ्ट इरिगेशन के। फिर जब हमने पंप बना लिया तो बाई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर, तो ओपन वेल यानी कुआं, शैलो ट्यूबवेल और डीप ट्यूबवेल यानी बहुत ही गहराई तक हमने सबमर्सिबल की को लगाया है, या फिर ऊपर ऊपर शैलो लगा रखा है। तो ये तुम्हारे कुछ लिफ्ट इरिगेशन है। अब ये जो बेसिकली हमें इसमें क्या पढ़ना है, जो कंट्रोल्ड फ्लडिंग है, कंट्रोल फ्लडिंग किसका पार्ट है, फ्लडिंग का। ठीक, सर्फ इरिगेशन मेथड में सरफेस इरिगेशन मेथड जो है सबसे ज्यादा हम अभी फिलहाल ये यूज कर रहे हैं, तो उसकी फ्लडिंग में कंट्रोल फ्लडिंग के ये पार्ट्स हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम कंट्रोल फ्लडिंग में। अगर बात करें फ्री फ्लडिंग की, तो देखो यहाँ नाम फ्री फ्लडिंग है, लेकिन ये वाइल्ड फ्लडिंग मत समझना है इसको। वाइल्ड फ्लडिंग में पूरा खेत में पानी भर देते हैं, लेकिन फ्री फ्लडिंग में भी बॉर्डर्स बनाते हैं और चेक्स में ही पानी प्रोवाइड करते हैं। जैसे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें पानी प्रोवाइड करना है तो हम यहाँ पर छोटे 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 इस तरह से नालियां बना दिए और पानी इस रूट से आकर जा रहा है, इस तरह से रोटेशन में आगे मूव कर रहा है। तो water is spread over the land with a proper methods to the control the depth of application। ठीक है, free flooding method consist of dividing the entire land to the irrigated into a small strips by a number of field channels known as the laterals। इसमें हमें छोटे 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 स्ट्रिप्स बना देने हैं और उन्हीं के थ्रू पानी जो है, तुम्हें अगर ऊपर से देखोगे तो छोटे 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 चौकोर नालियों में पानी बहता हुआ दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे पानी बह रहा है,
तो सॉइल जो है धीरे-धीरे इस पूरे एरिया को नम कर देगा, मॉइस्चर प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह यहाँ बह रहा है तो यहाँ पे मॉइस्चर प्रोवाइड कर देगा। अब ये इनकी जो डिस्टेंस है, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की सॉइल है। सिल्टी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, लोमी सॉइल है, क्योंकि सबकी अपनी ट्रांसिबिलिटी ऑफ वाटर का रेट अलग-अलग है। ये तुम्हारा हो गया फ्री फ्लडिंग। देन तुम्हारा है फ्लडिंग बाय कंट्रोल लेटरल्स। तो कंट्रोल लेटरल्स, यहाँ पे एक आरएल है, यहाँ पे दूसरा आरएल है, यहाँ पे तीसरा आरएल है, और ऑब्वियसली यहाँ का आरएल ज्यादा होगा, यहाँ कम। बेसिकली देखो, मेन डिच या फिर मेन कैनाल ऐसे तुम्हारी आ रही है, इसके तुमने सब्सिडरी ब्रांचेस बना दी और पानी यहाँ से रूट होके मुड़ रहा है और यहाँ पे नीचे की ओर फाइनली पानी आ रहा है। ये कंटूर ये भी हिली एरियाज में ही यूज करेंगे। फील्ड चैनल्स और लेटरल्स आर aligned approx along the contour lines applicable for the steeper terrain। steeper terrain कहने का मतलब हिली एरियाज के लिए ही ये प्रीफर करते हैं। बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड, इसको अभी पढ़ेंगे क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी है एक, तो इसको भी देखते हैं। इसके अलावा पहले और दूसरे पढ़ लेते हैं। देन तुम्हारा बेसिन फ्लडिंग, आगे बढ़ गया लग रहा। हाँ, बेसिन फ्लडिंग, यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है, तो उसके रूट में ही जैसा गोल सा एग्जैक्टली उसके बेसिन में ही प्रोवाइड करना, रिंग बना देना। रिंग बेसिन आर फॉर्म्ड ईच ट्री इन सम केसेस वन रिंग बेसिन में बी फॉर्म्ड और टू और मोर ट्रीज, मतलब एक बेसिन में दो या तीन पेड़ भी हो सकते हैं, या एक पेड़, एक एक इंडिविजुअल पेड़ के लिए तुमने एक बेसिन बना दिया और ये डिस्ट्रीब्यूटरी कनाल से इसके थ्रू पानी जा रहा है। इसको क्या बोलेंगे? बेसिन फ्लडिंग। एक एक पेड़ को एग्जैक्टली बेसिन में पानी प्रोवाइड करना। देन तुम्हारा है जिगजैग मेथड। जिगजैग मेथड में इस तरह से पानी रोटेट होते हुए जाएगा। देखो तुम्हें एरो दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा पानी इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे इधर तक गया, फिर इधर तक गया, फिर ऐसे बनाया, फिर ऐसे, इस तरह से होते हुए अप टू द एंड पानी चलता चला जाएगा। ये तुम्हारा है जिगजैग मेथड। इट इज ए स्पेशल मेथड ऑफ फ्लडिंग वेयर वाटर टेक्स सर्कुलेशन रेट बिफोर रीचिंग द डेड एंड। जब जो भी डेड एंड है उसके पहले पूरा पानी चारों तरफ जिगजैग मेथड में सर्कुलेट करता रहता है। सब सरफेस मेथड की बात करें तो सब सरफेस मेथड में क्या है, हमें रूट पे, डायरेक्टली रूट पे पानी सप्लाई करना है। वाटर इज सप्लाई टू द रूट ऑफ द क्रॉप बाय वाटर ग्राउंड अंडरग्राउंड नेटवर्क ऑफ पाइप। जमीन के नीचे 1-1.5 मीटर जितना भी हमारा रूट का जो रूट जोन डेप्थ है, वहां पे हम देख, अलग अलग क्रॉप का अलग अलग रूट जोन डेप्थ होता है, तो जनरली हम आधा मीटर या 1 मीटर नीचे परफोरेटेड जो पाइप होती है ना, जिसमें ढेर सारे छेद होते हैं, उस तरह के पाइप का नेटवर्क बिछा देते हैं और उसको मेन पानी के सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। तो ऊपर ऊपर से हमें पानी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन नीचे सॉइल को पूरा वो मॉइस्चर प्रोवाइड कर देगा, जितनी भी उसकी कैपेसिटी वाटर की चाहिए, डायरेक्टली रूट को पानी सप्लाई होगा। इससे क्या है, इवेपरेशन लॉस जो बहुत बड़ा लॉस है, जिससे बहुत सारा पानी लॉस हो जाता है, क्योंकि हम 8 मंथ समर रीजन में रहते हैं इंडिया में, तो उससे हम बच सकते हैं। देन स्प्रिंकलर मेथड। अभी स्प्रिंकलर मेथड में फिक्स्ड होते हैं कुछ स्प्रिंकलर, और कुछ होते हैं रोटेटिंग टाइप स्प्रिंकलर्स, कि वो घूमते रहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बॉर्डर स्ट्रिप की और इसके न्यूमेरिकल की भी। इसी क्लास में न्यूमेरिकल भी पढ़ लेंगे, एक न्यूमेरिकल तुम्हारा हो जाएगा। बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग, इसका न्यूमेरिकल आता भी है, गेट के एक आध बार पेपर में आ भी चुका है। बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग में क्या करना है, हमें इसको अलग अलग बॉर्डर्स में क्रिएट कर देना है, जिसमें बॉर्डर की जो विड्थ होगी और बॉर्डर की जो लेंथ होगी, वो बेसिकली डिपेंड करेगी कि सॉइल किस तरह की है। इन द बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड, द फार्म इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ स्ट्रिप्स 10 to 20 मीटर्स वाइड। मतलब इसकी जो चौड़ाई है, देखो मेन यहाँ से नहर जा रही है और ये तुम्हारा खेत का एरिया है, तो तुमने क्या करा है, इसको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक, यहाँ पे एक ओपनिंग करी, यहाँ पे एक ओपनिंग करी, यहाँ पे एक ओपनिंग कर दी है। तो इसकी जो तुमने स्ट्रिप की जो चौड़ाई रखी है बॉर्डर की, वो 10 से 20 मीटर की चौड़ाई होती है, और जो इसकी लेंथ होती है कि पानी, देखो अब यहाँ पे ये बात तुम्हें समझ आ रही होगी, यहाँ का आरएल और यहाँ पे खेत में नीचे का आरएल, यहाँ का ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, तभी तो पानी इधर से इधर की ओर आएगा।
यानी अगर तुम यहाँ से खड़े होके देखोगे तो यहाँ पे नीचे मिट्टी की आगे की ओर नीचे जा रही होगी, और यहाँ पे अगर मेन कैनाल है तो ये नीचे यहाँ पे भी ये लिखा होगा। लेकिन इस इन सभी में ऐसा, ये जो इनका क्रॉस की बात करें, क्रॉस वाइज इनको सबको लेवल होना है। अगर मान लो यहाँ पे हमारा आरएल है 2 मीटर, यहाँ है 1 मीटर, तो यहाँ ठीक है पानी यहाँ से तो यहाँ आ जाएगा, 1 मीटर का हमारे ग्रेडियंट दिख रहा है हमें। लेकिन अगर यहाँ पे 2 मीटर है और यहीं पे 1.5 मीटर, तो पानी यहाँ पर भी तो आ जाएगा बॉर्डर को तोड़ते हुए। तो ये इसमें देखना है कि ये जनरली एक फ्लैट स्लोप, जो पूरे ओवरऑल स्लोप जो है वो हमें फ्लैट टेरेन पे ही हम ये प्रोवाइड कर पाते हैं बॉर्डर। और इनका क्रॉस वाइज, इस तरह से क्रॉस वाइज जो है इनको लेवल ही होना है। तो इसकी लगभग लेंथ कितनी होती है, 100 से 300 मीटर, और चौड़ाई जो स्ट्रिप की हम बना रहे हैं वो कितनी बना रहे हैं, 10 से 20 मीटर। अब ये 100 से 300 मीटर रेंज दिया हुआ है, एक वैल्यू क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि टाइप ऑफ सॉइल पर डिपेंड करेगा। अब देखो सैंडी सॉइल के लिए है 60 से 90 मीटर, मीडियम सिल्ट के लिए है 90 से 150 मीटर, और क्ले सॉइल के लिए है 150 से 300 मीटर। अब देखो यहाँ लेंथ ऑफ बॉर्डर स्ट्रिप, तुम देखो पहले सैंड आया, फिर सिल्ट आया, फिर क्ले आया, तो ये लेंथ बढ़ती चली गई। क्यों चल गई, जो मैंने बताया था ट्रांसफर ऑफ वाटर किस में ज्यादा होगा। देखो अगर तुम बात करो सैंड की, तो सैंड यानी बालू में मॉलिक्यूलर, मतलब माइक्रो लेवल पे देखोगे तो एक छोटा पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से दूर दूर है, सारे पार्टिकल बिखरे हुए हैं, तभी तो वो सैंड है। तो जब वो आपस में दूर दूर हैं, तो अगर पानी को उनके थ्रू आगे बढ़ना है, उनको पकड़ करके, तो उनके बीच में गैप्स हैं सैंड के बीच में, तो वो ज्यादा लेंथ जो है ट्रेवल का कवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बीच में ही कितने सारे गैप्स हैं, वो उनको फिल करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, तो लेंथ देखो यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है कि सैंडी सॉइल में जो है हमने लेंथ जो है कम रखी है, क्योंकि हमने मेन तो पानी प्रोवाइड करना है, ये तो ऊपर से ही कर रहे हो ना, यहाँ से कर रहे हो। फिर बात करते हैं क्ले सॉइल की। तो क्ले सॉइल तुमने पता होगा, क्ले जो है वो बिल्कुल पास पास, क्ले तुमने देखा ना, क्ले का मूर्तियां बनाते हैं तो वो बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में होती है वो मिट्टी, बिल्कुल चिपकी हुई, उनमें बहुत कोहेसिव फोर्स होता है। तो जब क्ले में वो वही वाटर ट्रेवल करेगा, तो अब वो जो है ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा, क्योंकि क्ले में वॉइड्स भी कम है, प्लस क्ले क्ले में एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल चिपका हुआ है, तो वो बहुत तेजी से ट्रेवल करेगा। देखो तुम इस तरह से समझो कि कैसे क्या एग्जांपल, अगर तुमने सपोज करो एक बाल्टी पानी लिया, ठीक है, और एक बाल्टी पानी में तुमने किसी कपड़े को, किसी एक कोने को तुमने सिर्फ भिगा दिया, और बाकी सूखा कपड़ा जो है बाल्टी के बाहर रख दिया, तो तुम देखोगे थोड़ी देर बाद वो बाल्टी का पानी अपने आप उस पूरे शर्ट को भिगा देगा, और उस शर्ट के थ्रू पानी नीचे भी गिरने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो उस पानी को ट्रेवल करने के लिए अब एक मीडियम मिल गया, और वो मीडियम क्या है, वो कपड़े के फैब्रिक, जो कि बिल्कुल पास 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 नेट के थ्रू, अगर तुम फैब्रिक को और जूम करके देखोगे तो वो एक छोटे छोटे महीन जाल हैं, तो उन मीडियम्स के थ्रू पानी जो है ट्रेवल कर रहा है। तो इसी तरह भी मिट्टी में भी उसके जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो लेवल के जो पार्टिकल हैं, उसके थ्रू पानी जो है ट्रेवल कर रहा है। तो जब वो पार्टिकल पास पास होंगे तो उनकी ट्रेवल स्पीड ज्यादा रहेगी, और क्योंकि उनमें वॉइड्स भी कम है और वो ज्यादा दूर तक जा पाएंगे। ये अभी आगे वाले चीजों के लिए बता रहा हूँ कि सॉइल से हमें क्या रिलेशन है इसका, इसलिए मैंने बता दिया। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है, पता नहीं कहाँ से आ गया ये फॉर्मूला, हमको रटना नहीं है, हम इसको निकालेंगे। तो देखो बोल रहा है कि आखिर लेंथ ऑफ बॉर्डर स्ट्रिप हम कैसे निकालेंगे। तो बोल रहे हैं कि अगर मान लो इफ बी इज द विड्थ ऑफ ए स्ट्रिप एंड एल इज द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिप, कि हमने जो स्ट्रिप हमने मान रहे हैं, कहीं किसी खेत बनाना है तो हमने माना बी चौड़ाई की मान रहे हैं और एल लेंथ की लंबी जो है हमने स्ट्रिप मानी हुई है। तो एरिया कितना हो जाएगा, एक स्ट्रिप का बी इंटू एल, एक स्ट्रिप का तो यही हो जाएगा ना, उसका चौड़ाई गुणे लंबाई, बी इंटू एल। और अगर डिस्चार्ज की बात करें, क्यू, स्मॉल क्यू इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट वेट,
कि माना हमने, अच्छा देखो तुम में से कई लोगों को पता नहीं है होगा कि भाई डिस्चार्ज क्या होता है। कई बार पढ़े हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, इतने सारे इक्विपमेंट यूज कर लिए कि डिस्चार्ज डिस्चार्ज डिस्चार्ज। तो सिंपल सा फंडा है, ए वॉल्यूम अपॉन टाइम। अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया तो तुम्हें एक छोटा सा प्रैक्टिकल अपने घर पे करना। मान लो सपोज करो तुम्हारे पास 20 लीटर की बाल्टी है, ठीक, और तुम्हें अपने घर में जो नल है उस नल से कितने रेट से पानी आ रहा है, यानी उस नल का तुम्हें डिस्चार्ज मेजर करना है। तो तुम क्या करो, बाल्टी लगाओ नल के नीचे और स्टॉप वॉच लेके खड़े हो जाओ। जैसे ही वो नल खुले स्टॉप वॉच ऑन कर दो, और एग्जैक्टली जैसे ही वो बाल्टी पूरी 20 लीटर की या कितने भी लीटर की जो तुम्हारी है वो भर जाए, और जितना ऊपर उसमें टाइम लगा, तो जो उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, वो तुम नोट कर लोगे। 20 लीटर डिवाइडेड बाई जो भी तुम्हारा टाइम आया, मान लो सेकेंड्स में, तो ये जो निकाल लोगे यही तुम्हारा क्या है, उस नल का डिस्चार्ज हो गया। अब अगर इस हिसाब से मैं तुमसे पूछूं, तो तुमने अपने घर के नल का डिस्चार्ज मेजर कर लिया। अब मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हारे छत पे मान लो 2000 लीटर की टंकी लगी हुई है, और तुम्हारे घर में नल से डिस्चार्ज ऑफ वाटर इतना है, तो तुम्हारे टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो कि भाई डिस्चार्ज हमारा ये रहा, और हमारे छत पे जो टंकी लगी है उसका कितना वॉल्यूम है, 2000 लीटर, इस रेट से पानी आ रहा है, डिवाइड कर दोगे तो पता लग जाएगा कि भाई इतनी देर में हमारी टंकी भरनी है। इजी है। बाकी जो तुम्हारा वेंचुरी मीटर और फीस मीटर और दुनिया भर के जो मीटर फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हो, सभी से डिस्चार्ज निकाले हैं। अभी फिलहाल एक सिंपल फंडा मैंने बता दिया, तो यही है। अब हमें डिस्चार्ज, हर जगह हमें डिस्चार्ज डिस्चार्ज यहाँ पे भी आएगा, क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हारे पास 1 हेक्टेयर की जमीन है, 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। तुम्हारे पास 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ जितनी भी जमीन है, और तुमने उसमें चावल की खेती लगाई है। तुम्हें चावल की खेती में पता है कि 10 सेंटीमीटर का पानी, मैं सिर्फ एक इमेजिनरी डाटा तुम्हें दे रहा हूँ तुम्हारे समझाने के लिए, कि तुम्हारे पास सपोज करो 1000 मीटर स्क्वायर का खेत है, एरिया पता लग गया। मैं तुमको बोल रहा हूँ कि चावल के लिए सपोज करो 10 सेंटीमीटर का पानी हमें भरना है खेत में। तो इससे वॉल्यूम निकल गया, चौड़ाई गुड़े डेप्थ, वॉल्यूम निकल गया। अगर मैं अब बोलूं कि भाई हमने यहाँ पे अपने घर पे ट्यूबवेल चलाया, और ट्यूबवेल से हमने डिस्चार्ज नोट कर लिया, या हमें ट्यूबवेल का डिस्चार्ज पता है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमें वो पूरा खेत भरने के लिए कितनी देर अपना ट्यूबवेल चलाना है। अगर हम ज्यादा देर ट्यूबवेल चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा पानी प्रोवाइड कर देंगे, वाटर लॉगिंग हो जाएगा। अगर हमने उसके हिसाब से कम देर ट्यूबवेल चलाया, तो जितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए था वो 10 सेंटीमीटर की गहराई पानी रहेगा, कम रह जाएगा, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर कम मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, T=y/i, ये पता नहीं कहाँ से आ गया। अब इसको देखते हैं, ऐसे रटने से कोई फायदा नहीं है, आगे देखते हैं कि आखिर कैसे निकाला इसने टाइम। तो एनालिसिस ऑफ टाइम टू कवर ए स्ट्रिप एरिया, कैसे निकाला देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन द साइज ऑफ ए स्ट्रीम एंड द टाइम रेट ऑफ वाटर एप्लीकेशन ओवर ए गिवन एरिया ऑफ ए लैंड कैन बी मोस्ट easily stated by means of a rational equation derived as, कोई मतलब नहीं है सब पढ़ने का, सीधे समझो। हमारे पास कुछ एरिया है, मान लिया हमने ए एरिया है, ए एरिया ऑफ लैंड जो है कवर्ड है, जिसकी हमें खेती करनी है, ठीक है। और हमें स्मॉल टी टाइम लग रहा है इस ए एरिया को कवर करने में, किससे, पानी से। अब ये सारा का सारा पानी जो हम खेत में पहले प्रोवाइड करेंगे तो डायरेक्टली मिट्टी के ऊपर भरेगा तो नहीं, कुछ पानी उसमें से इन्फिल्ट्रेट करके नीचे जाएगा, जिसका कुछ रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। ये रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ सॉइल पे। किसी किसी सॉइल में रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, किसी सॉइल में रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन बहुत कम होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द सॉइल टाइप। एंड एवरेज डेप्थ, यानी अगर मान लो हमारे पास कुछ समथिंग 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर है, जितना भी ए एरिया है, और हमें पता है कि अगर हम टी टाइम तक भाई जो भी सोर्स से पानी उसमें भेज रहे हैं, तो उसमें वाई डेप्थ का पानी भर रहा है, और आई रेट से पानी जो है नीचे सॉइल में इन्फिल्ट्रेट भी हो रहा है। तो कितना टाइम लगेगा उस पूरे स्ट्रिप एरिया को कवर करने के लिए।
तो बता रहा है टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल। अगर हम एक छोटा टाइम ले, हमें नहीं पता कि टोटल कितनी देर हमें टाइम में ट्यूबवेल चलाना है या फिर कितनी देर कैनाल का गेट ओपन करना है, यही तो हमें निकालना है कि आखिर वो बॉर्डर स्ट्रिप। देखो इसमें निकालना क्या है, हम बॉर्डर स्ट्रिप बना रहे हैं, कुछ चौड़ाई का कुछ लंबाई का, हमने डब्ल्यू चौड़ाई मानी, एल लंबाई मानी एक बॉर्डर की। हमें ये निकालना है कि आखिर हम उस कैनाल, जिस भी कैनाल से या फिर ट्यूबवेल से फाइनली हम पानी पहुंचा रहे हैं, तो उसको कितने देर हम ओपन करें, चाहे कैनाल का गेट ओपन करने की बात हो, चाहे ट्यूबवेल ऑन करने की बात हो। तो ये नहीं पता, तो हमने माना कि मान लो स्मॉल डेल्टा टी टाइम अगर हम कह रहे हैं, तो स्मॉल डेल्टा टी टाइम में जो हमने पानी प्रोवाइड करना है, तो जो हम सपोज करो स्मॉल डेल्टा टी टाइम में जो डिस्चार्ज कैपेसिटी है क्यू हमने पहले से ही मान लिया है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन्फिल्ट्रेशन इन दिस टाइम डी टी ओवर एरिया ए प्लस। तो देखो टोटल जो हम डिस्चार्ज पानी को प्रोवाइड कराएंगे किसी खेत में, वो कहाँ जाएगा, पहला तो पानी भरेगा कितने डेप्थ में, एक सपोज वाई डेप्थ में, और बाकी पानी क्या जाएगा, मिट्टी के अंदर। देखो ये जो है हमें नहीं पता कि कितनी देर हमें ट्यूबवेल ऑन करना है, हम मानते हैं कि हमने 2 मिनट 3 मिनट 15 मिनट कुछ भी एक स्मॉल टाइम लिया, और हमें डिस्चार्ज पहले से पता है कि जो भी ट्यूबवेल का है या जो भी कैनाल से किस रेट ऑफ फ्लो से पानी जाने वाला है खेत में, ठीक। तो किसी स्मॉल डीटी टाइम में जो हमने टोटल पानी प्रोवाइड करा है, यह क्या हो गया, इनपुट। जो भी हमने पानी दे रहे हैं वो पानी या तो पानी मिट्टी के ऊपर भर जाएगा उस एरिया में, जो भी हमारा एरिया है वाई डेप्थ में, जो डीए जितना भी एरिया को उसने भरा, या और पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा और पानी जो बचेगा वो कहाँ जाएगा, या तो वो नीचे चला गया होगा। यही तो ये लिखा है इक्वेशन में। अगर मैं बात करूं आई ए डेल्टा टी, ये क्या है, एक इमेजिनरी ए एरिया में इस स्मॉल dt टाइम में कितना पानी मिट्टी के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर गया, क्योंकि आई क्या है, इन्फिल्ट्रेशन रेट। और ये जितना भी स्मॉल ए एरिया में पानी भरा है वो कितनी डेप्थ तक भरा है, यानी इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है हमें ऊपर दिखाई दे रहा है मिट्टी के ऊपर, और इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर मिट्टी के नीचे चला गया। और ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है हमने जो प्रोवाइड करा, यही तो एक इक्वेशन लिखा है, बहुत ही सिंपल। अब हमने क्या किया भाई, dt को एक तरफ कर दिया, तो क्या हो गया, q माइनस आई ए निकला, और इसको हमने नीचे लाके इधर शिफ्ट कर दिया। अब इसमें हमें i और y को कांस्टेंट मानते हुए t और a के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेशन तुम्हें पता ही होगा, पढ़ रखे हो, स्मॉल t इक्वल टू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो y बाई आई इक्वल टू लॉग ई q अपॉन q माइनस आई ए। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। लॉग ई है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये लॉग 10 में बदल जाएगा। तो अब जो है ये फाइनली हमारा टी टाइम निकल करके आ गया कि स्मॉल टी टाइम जो है कि कितनी देर, ये टी टाइम क्या है, ये वो है कि मैं कितनी देर ट्यूबवेल चलाना है या फिर कितनी देर कैनाल का गेट खोलना है। तो इसका फॉर्मूला तुम्हें निकल करके आ गया। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस पे, अगर मैं तुमको बोलूं कि कहीं पे तुमने कोई, तुम्हारी खेती है, तुम खेती कर रहे हो, और ट्यूबवेल का ही एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो तुमने ट्यूबवेल से पानी पहुंचाना है, तो तुम्हारे पास मान लो 2 हेक्टेयर जमीन है। अगर मैं बात करूं कि तुम्हें कितनी देर ट्यूबवेल चलाओगे, तो तुम सोचो अपने दिमाग से क्या क्या बातों पे वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पास कितना बड़ा खेत है। सही बात है, तो ये देखो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा, तुम्हारे पास जो ट्यूबवेल है वो कितने डिस्चार्ज से पानी दे रहा है, बहुत धीरे धीरे पानी दे रहा है, फ्लो ऑफ वाटर कम है या ज्यादा है, डिस्चार्ज पे डिपेंड करेगा, तो क्यू भी यहाँ पे है। फिर तुम्हें कितना पानी भरना है खेत में, तो वो डेप्थ है वाई यहाँ पे। भाई ज्यादा डेप्थ का पानी ज्यादा देर मोटर चलाएगी, ज्यादा देर तुम्हारा ट्यूबवेल चलेगा। प्लस पानी इन्फिल्ट्रेट कितना कर जा रहा है सॉइल में, जिसको एक तरह से लॉस ही मान लो, तो यहाँ पे ये आई है। ये सारे देखो फैक्टर्स में अब तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है लिंकअप होता हुआ, बिल्कुल डिपेंड होता हुआ। अगर मैं तुमको बोलूं कि डिस्चार्ज रेट जो तुम्हारा है वो बहुत तेज है, ज्यादा पानी निकल रहा है, ठीक है,
तो देखो यहाँ पे ये लॉग में है, इसको डायरेक्टली रिलेट मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो और इसको समझने की कोशिश करना। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर एन एरिया of an 0.1 hectare when a tube well is discharging at a rate of 0.03 cubic for irrigating rabi crops. Average depth of flow is expected to be 7.5 centimeter. Average infiltration rate for the soil may be taken as 5 centimeter per hour. देखो बिल्कुल जो मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा था वही ये न्यूमेरिकल फॉर्म में दे दिया है। ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पास 0.1 हेक्टेयर का खेत है, ठीक। फिर तो बोल रहा है कि तुम्हारे घर पे जो ट्यूबवेल लगा है उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी है 0.03 क्यूमेक। क्यूमेक मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड। और रबी की फसल यानी ठंडियों विंटर में जो फसल है वो लगा रखे हैं, उसके लिए हमें पानी प्रोवाइड करना है। और तुम्हें खेतों में जो पानी प्रोवाइड करना है, तुम्हें कितना पानी भरा हुआ दिखना चाहिए खेतों में, वो 7.5 सेंटीमीटर की तुम्हें पूरे अपने खेत को 7.5 सेंटीमीटर का पानी इसमें भर देना है। धान की खेती ही समझ करो तुम कर रहे हो, चावल की खेती ही कर रहे हो, ठीक। और जो एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट है यानी मिट्टी के थ्रू जो पानी नीचे चला जा रहा है, वो रेट भी इसने कह दिया है 5 सेंटीमीटर पर आवर। तो तुमसे पूछ रहा है कि कितना देर जो है हम अपना ट्यूबवेल चलाएं, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर। यही तो पूछ रहा है कि कितनी देर ट्यूबवेल चलाएं इतना पानी भरने के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज दे रखी हैं, लेकिन यूनिट का हमको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे ये हेक्टेयर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे। यहाँ पे ये क्यूमेक है, इसको मीटर में चेंज करेंगे। ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे। ये यहाँ सेंटीमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तभी जाके हमारा न्यूमेरिकल सही होगा। तो सबसे पहले बात करें डिस्चार्ज की। तो देखो डिस्चार्ज दिया हुआ है 0.03 क्यूमेक। क्यूमेक क्या था? मीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। तो मैंने पर सेकेंड को चेंज करना है, तो भाई 3600 सेकंड को आवर में चेंज करने के लिए 3600 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 108 मीटर क्यूब पर आवर आ गया। पहली चीज चेंज हुई। अब यहाँ पे मीटर क्यूब को तोड़ दो, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर डिवाइडेड बाई आवर, क्योंकि देखो हेक्टेयर में दिया हुआ है तो तुम डायरेक्टली हेक्टेयर में भी रख सकते हो, तो हेक्टेयर में भी यूनिट ले लो। अब एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? एक हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इस मीटर क्यूब को लिख सकते हो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर डिवाइडेड बाई आवर। अब ये जो मीटर स्क्वायर था, इस मीटर स्क्वायर को हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्टेयर में, तो डिवाइड कर दिया इसको 10,000 से। तो ये 108 को 10,000 से डिवाइड करा तो 0.0108 हेक्टेयर मीटर पर आवर आ गया। ये हो गया हमारा डिस्चार्ज। क्यों? क्योंकि देखो हम जब भी बात करेंगे इरिगेशन में तो जनरली सारे हेक्टेयर्स हेक्टेयर्स की बात करेंगे, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की बात करते हैं हम, एमएलडी की बात करते हैं, मिलियन लीटर्स की बात करते हैं। हमें 1-2 लीटर की बात नहीं करना है, इसलिए हेक्टर यूनिट हम इसमें लेते हैं। तो डिस्चार्ज को भी इसने क्या कर दिया? हेक्टेयर मीटर पर आवर की यूनिट में चेंज कर दिया। तुम कोई भी एक यूनिट लेके चलो, लेकिन सारी यूनिट उसी में होनी चाहिए डायमेंशन एनालिसिस के हिसाब से। फिर यहाँ पे ये डेप्थ, इतना तुमको पानी भरना है, कितना? 7.5 सेंटीमीटर का पानी भरना है, तो मीटर में चेंज कर दिया। इन्फिल्ट्रेशन रेट 5 सेंटीमीटर पर आवर है, इसको भी सब भाई ये मीटर पर आवर में ले रहे हो तो इसको भी मीटर पर आवर में चेंज कर दिया। एरिया 0.1 हेक्टेयर है, हेक्टेयर में हमने इसको चेंज ही कर लिया है, तो सारी चीजें रख दी और निकल करके आ गया 56 मिनट, यानी कि 56 मिनट, लगभग 1 घंटा ट्यूबवेल चलाओगे तो तुम्हारा जो ये खेत है, वो खेत में जो तुम्हारा 0.1 हेक्टेयर का खेत है, यानी 1000 मीटर स्क्वायर का जो तुम्हारा खेत है, उसमें 7.5 सेंटीमीटर का पानी भर जाएगा तुम्हारे इस ट्यूबवेल की कैपेसिटी के हिसाब से। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गया ये न्यूमेरिकल। अब बाकी तुम्हारा बचा कि कुछ इमेजेस के थ्रू देखते हैं, जो कि फ्यूरियो वगैरह नहीं समझ में आया होगा। इसको देख लेते हैं इमेजेस के थ्रू, क्या क्या फ्यूरो क्या है, कंटूर क्या है, ये सब तो हो गया था। देखो टाइप्स ऑफ इरिगेशन में फ्लो इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन मैंने बता दिया था कि भाई ऊपर से ग्राउंड लेवल
हाई ग्राउंड लेवल से लो ग्राउंड लेवल की ओर अपने आप पानी बहेगा, कोई मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही ग्रेविटी का यूज़ अगर हम करें इरिगेशन के लिए, तो उसी ग्रेविटी का यूज़ लेते हुए जो इरिगेशन होगा वो तुम्हारा हो जाएगा फ्लो इरिगेशन। अपर लेवल की तरफ से लोअर लेवल की तरफ नहर बना दिए। अच्छा देखो, ऐसा नहीं है कि हम कानपुर से देहरादून की तरफ नहर बनाएं, पानी ही नहीं जाएगा, वो तो स्लोप ऊपर की ओर हो गया ना। हम नीचे की तरफ ही बढ़ सकते हैं, यानी कानपुर से जो हमारी नहर है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज की तरफ, या तो झांसी की तरफ, या तो फिर इधर इलाहाबाद की तरफ या प्रयाग की तरफ, तो नदी ही जा रही है, उसके आसपास के एरिया में मिर्जापुर की तरफ हम कन्वर्ट कर सकते हैं नीचे की ओर। विद द ग्रेविटी की बात हो रही है इसमें, ठीक है। अगेंस्ट द ग्रेविटी है, फिर तो तुम्हें मोटर लगाना पड़ेगा, फिर तो पंप का यूज करना पड़ेगा, किसी ना किसी मैकेनिकल डिवाइस का यूज करना पड़ेगा, ठीक। देखो, नॉर्मल कोई नहर बना दिया, ये मेन कैनाल हो गई, इससे छोटे छोटे अलग अलग कैनाल डिवाइड कर दिए। पेरिनियल का कैनाल का मतलब भाई कंटिन्यू पानी का सप्लाई दे रहे हैं। और फ्लड इरिगेशन का मतलब जब नदी में हाई फ्लड लेवल आया, जो एक्स्ट्रा सरप्लस पानी आया, जब बारिश ज्यादा हो गई, मान लो हमने, जब नॉर्मल पानी बरस रहा है तो वो तो जो सूखी हुई नदी है उसको भरने में ही चला गया। कभी कभी क्या हुआ, जो ज्यादा पानी हुआ, उस ज्यादा पानी सरप्लस पानी को हमने कहीं स्टोरेज में, रिजर्वायर या लेक्स में कन्वर्ट कर लिया, तो बाढ़ भी नहीं आई, और वो एक्स्ट्रा पानी को हमने बाद में खेती के लिए यूज भी कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा फ्लड इरिगेशन, ठीक है। टाइप ऑफ इरिगेशन मैंने बता दिया था। डायरेक्ट होता है स्टोरेज डाइवर्जन स्कीम, डायरेक्टली कहीं पे भी पानी नहीं स्टोर कर रहे हैं, डायरेक्टली डाइवर्ट कर दे रहे हैं। इसको तुम वाटर सप्लाई से भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो पंपिंग सेट लगा हुआ है, ओवरहेड टैंक नहीं बनाए, ठीक है। तो जैसे ही पंप चलाए तुम, पंपिंग सेट में जो भी नगर निगम वाले हैं या जो भी डायरेक्टली पंप चलाए ग्राउंड वाटर से या किसी नदी के पानी से, डायरेक्टली पानी लिया और डायरेक्टली तुम्हारे घरों में सप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली डाइवर्जन स्कीम हुई। लेकिन अगर हमने अलग अलग जगह पे पानी की ओवरहेड टैंक्स बनाए हुए हैं, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पंप चला करके पहले वो ओवरहेड टैंक भर रहे हैं और फिर तुमको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरह से स्टोरेज स्कीम हो गई। इसी तरह से अब इसको इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, जैसे डैम बना दिया हमने, ए डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिजर्वायर टू स्टोर द वाटर। एक डैम बना दिया या एक कोई लेक बना दिया, आर्टिफिशियल लेक, कोई बहुत बड़ी से रिजर्वायर बना दिया जिसपे हम एक्स्ट्रा पानी या जो भी हमें पानी है वो रिक्वायरमेंट, हम उसमें भर ले रहे हैं, और जब हमें रिक्वायरमेंट है तब हम उसमें बांध का पानी, डैम का पानी जो भी छोड़ रहे हैं, ठीक। देखो, ये जो इमेज है, हालांकि ये डाइवर्जन स्कीम में है, लेकिन यही इमेज तुम समझ लो ये है फ्यूरो इरिगेशन की। मैंने बताया था ना, डायरेक्टली पूरा पानी नहीं भर रहा है, एक मेड़ होगी फिर पानी भरा हुआ है, एक मेड़ होगी फिर पानी भरा हुआ है, तो इट इज इन इमेज एग्जाम्पल ऑफ फ्यूरो इरिगेशन, ठीक। देखो, ये वही जो मैं गंगा नदी वाली बात कर रहा था, उसी तरह का ये इमेजेस दिखाया हुआ है। या तो फिर कंबाइंड, भाई तुमने ओवरहेड टैंक भी बना दिया है, यानी सॉरी, तुमने रिजर्वायर भी बना दिया है, डैम भी बना दिया है, तुम कुछ पानी को डाइवर्ट कर रहे हो और कुछ पानी को स्टोर कर रहे हो। इसमें और भी चीजें बताया है कि अगर हम पानी को स्टोर करेंगे तो फिर भाई वहां पे मछली पालन भी कर सकते हैं, फिशरीज क्रिएट कर सकते हैं, फ्लड कंट्रोल भी हो रहा है, ये सब बहुत नॉर्मलाइज चीजें, जनरलाइज है, ये तुम्हें पता होंगी। ये मैंने नोट्स में बता दिया है। टाइप ऑफ इरिगेशन में फ्लो इरिगेशन, और जब नीचे से पानी निकाल रहे हैं तो हो गया लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग वाटर नॉर्मली फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्स एंड समटाइम्स फ्रॉम सोर्स बाई सरफेस सोर्स बाई बम। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार एसएससी जेई में आया है, लिखा हुआ है लेक, यानी झरना। झरना जो है वो सरफेस वाटर सोर्स है या सब सरफेस वाटर सोर्स है? तो इसका आंसर है कि झरना एक सब सरफेस वाटर सोर्स है, सरफेस वाटर सोर्स नहीं है। सरफेस वाटर सोर्स क्या है, नदी हो गई, झील हो गया। लेकिन झरना जो है, झरना तभी निकलता है, वो मिट्टी के अंदर ही पानी बहता रहता है, लेकिन कहीं पे सडन ड्रॉप जब होता है,
जैसे कोई पहाड़ है, बिल्कुल पहाड़ एक टूट गया, जब सडन ड्रॉप होता है तुम्हारा कंटूर का या फिर मान लो ग्राउंड लेवल का, तो वो पानी जो है जो ग्राउंड में बह रहा था वो तुमको बाहर गिरता हुआ दिखाई देने लगता है, जो कि स्प्रिंग्स के फॉर्म में दिखाई देता है। तो वही जो स्प्रिंग जो है तुम्हारा झरना, स्प्रिंग इज अ सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। ठीक, कई बार पूछा है लगातार 3-4 साल एसएससी जेईई और एग्जाम में। In remote village, if electric energy is not available in open well, shallow and deep tube well। अच्छा, क्या चीज बता रहा है ये? अच्छा, मैन और ठीक है, देखो लिफ्ट इरिगेशन में इस तरह से हम पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्यूबवेल वगैरह सबने देखा होगा। अब बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की, थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था, बाकी यहाँ नोट्स में देख लो। इन लिफ्ट इरिगेशन फार्मर्स कैन सप्लाई वाटर टू द क्रॉप फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। भाई उनको खुद का ट्यूबवेल चलाना है, जब मन करेगा चलाएंगे, जब मन करेगा नहीं चलाएंगे। हेंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर इरिगेशन विच में अकर इन फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन में ओवर इरिगेशन होता है, ज्यादा पानी हम प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें इट्स डिपेंड अपॉन द कैनाल। वाटर टेबल इज लोवर्ड कंसिडरेबली इन लिफ्ट इरिगेशन। देखो कंटिन्यूअसली पानी निकालते रहेंगे तो वाटर टेबल जो है नीचे चला जाता है। देयर फोर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर दैट मे हैपन इन अ सरफेस इरिगेशन। In lift irrigation, as water is directly applied to the field, loss of water due to the seepage inconvenience of flow irrigation is less। देखो नहर बहुत जगहों से चलते हुए आ रही है, और हमारे यहाँ कैनाल लाइनिंग मतलब डायरेक्टली मिट्टी की नहर है, उस पर कोई हमने सीमेंट से उसको पेव्ड नहीं किया है, ढका नहीं है। तो जहां जहां से चल के आ रही है वो इन्फिल्ट्रेशन में भी पानी जा रहा है, इवेपोरेशन में भी पानी लॉस हो रहा है। तो चारों तरफ से पानी लॉस करते हुए फाइनली अगर तुमने 100% पानी दिया तो 60% 70% ही फाइनली फील्ड तक पहुंच रही है। तो 30 से 40% तो लॉस हो जा रहा है, जो कि लिफ्ट इरिगेशन में नहीं होने वाला। इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन फ्लो इरिगेशन सिस्टम इज क्वाइट हाई। मैंने बताया था फ्लो इरिगेशन में तुम्हें कैनाल बनाना है, डैम बनाना है, वियर बनाना है, बैराज बनाना है, बहुत सारी चीजें बनानी है। जैसे कि तुम्हारा यूपी में यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट अलग है, जिसकी अलग से वैकेंसी निकलती है, सिंचाई विभाग वो सारी ये सारी चीजें ही देखती है। ठीक, हर स्टेट का अपना भी है। तो बहुत सारे डैम्स वगैरह बनाने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लगता है। तो इसीलिए इनिशियल कॉस्ट जो है ज़्यादा है। बट इन द लिफ्ट इरिगेशन इनिशियल कॉस्ट इज क्वाइट लो एज इट डज नॉट रिक्वायर एनी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्रिएट करने पड़ रहे हैं। एज द लॉस ऑफ वाटर इज स्मॉल इन लिफ्ट इरिगेशन, ड्यूटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई। ड्यूटी जब पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा ड्यूटी क्या होता है, इसको भी छोड़ दो। मेंटेनेंस कॉस्ट इन फ्लो इरिगेशन इज हायर देन लिफ्ट इरिगेशन। भाई सारे स्ट्रक्चर, इतने सारे स्ट्रक्चर बना दिए तो उनकी मेंटेनेंस के लिए भी पैसा जाएगा। More than one crop may be grown in a year in the same crop field in lift irrigation. Yield of crop in flow irrigation is more than lift irrigation। देखो मैंने बताया था ना, yield of crop जो है फ्लो इरिगेशन में ज्यादा है, प्लस न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी ज्यादा होगी। क्यों हुआ था ये मैंने बता दिया था। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स को बाद में पढ़ेंगे। ये इसमें फोटोज नहीं दी हुई है क्या फ्यूरो वगैरह की? एक सेकंड देख लूँ मैं। ये सारी चीजें तो मैं पढ़नी ही है, नेक्स्ट लेक्चर में सब कवर करेंगे। ओके, चलो कोई बात नहीं। इसमें मैं फोटो दिखाना चाह रहा था तुम्हें कि फ्यूरो क्या है, कंटूर फार्मिंग क्या है, क्योंकि वहां तो मैंने एक रफ स्केचेस बनाए थे। फोटो देख लेते तो ज्यादा क्लियर हो जाता। कोई बात नहीं, बाकी चीजें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी जो है यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो भी तुम्हें डाउट्स हो, इंटरेक्टिव सेशन जब होगा उसमें पूछ लेना, या तुम व्हाट्सअप भी कर सकते हो कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई। ठीक है, थैंक यू। लेक्चर 2 को क्लोज करते हैं, लेक्चर 3 में आगे हम उसकी इमेजेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।